आज तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने गजब ही कर दिया। कांग्रेस पर एक ऐसा आरोप लगा दिया जिसे सुनने के बाद समझ नहीं आता कि यह आरोप कांग्रेस को घेरने के लिए लगाया गया था या फिर पीएम मोदी ने अपनी कमजोरी दिखाने का प्रयास किया, यह बताने का प्रयास किया कि हम बेहद कमजोर हैं, हमारी सरकार नपुंसक हो चुकी है, हम देश की व्यवस्थाओं को संभाल नहीं सकते। पीएम मोदी की यह बातें गंभीर चिंता भी खड़ा करती हैं कि क्या देश का एक प्रधानमंत्री इस तरह के आरोप देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर लगा सकता है। पूरा मामला विस्तार से आपको बेहद आसान भाषा में बताएंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे एड़ा बन के पेड़ा कैसे खाया जाता है। जी हां, एड़ा बन के पेड़ा खाने का जबरदस्त उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ रहा है। वहीं पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर जबरदस्त खुलासे और आरोपों के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक गंभीर चिंता व्यक्त की है और कुछ ऐसा बोला है जिसे सुनने के बाद निश्चित ही आपके मन में भी एक भय पैदा हो जाएगा कि क्या होने वाला है। हाल ही में कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी के उम्मीदवार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को जान से मारने की साजिश करने का आरोप लगाया था और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी ऐसे गुंडों और माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे जिन्हें देखकर आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी और आपकी जबान से अपने आप निकल जाएगा कि क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, इस हमाम में तो सब नंगे हैं, बल्कि कांग्रेस तो बीजेपी से भी आगे निकल चुकी है। वहीं कर्नाटक में राहुल गांधी ने बीजेपी के नेताओं को तमीज से बात करने की नसीहत दी है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी बात करेंगे। इस वीडियो में आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं, इसलिए अभी बता देता हूं, अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। इन सभी मुद्दों पर बातचीत शुरू करने से पहले आपसे भी अनुरोध है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। वहीं बगल में ज्वाइन का बटन भी है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, वो भी तब तक बचा है जब तक आप जनता हमारे साथ है। हमारा काम पसंद आए तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करें, इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब तक जितने भी प्री पोल आए हैं, ज्यादातर में कांग्रेस की अच्छी जीत और बीजेपी की करारी हार दिखाई गई है। वहीं चुनाव से पहले तक लगातार देखा गया कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता थोक के भाव में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी, जेडीएस और भाजपा तीनों पार्टियों के नेता भाग भाग के कांग्रेस में जा रहे थे, जिसे देखकर वहां कांग्रेस की सरकार आ सकती है इसका अनुमान और ज्यादा मजबूत होने लगा। कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम समेत लगभग दर्जनों की संख्या में विधायक और एमएलसी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। मगर अब ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आने वाला है। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव में अभी टाइम है, मगर इसके बावजूद भाजपा से कांग्रेस में नेताओं का आवागमन शुरू हो गया है। स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा वाला झटका दे दिया है। दीपक जोशी 3 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ज्वाइन करते समय उन्होंने आरोप लगाया कि उनके दिवंगत पिता कैलाश जोशी की विरासत की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। बाकी पाला बदलते समय नेता लोग किस तरह से पुराने घर को उलझुल बोलते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, ये सब तो आप सब जानते ही हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पाला बदलने के पीछे कारण क्या होता है। जब लगता है कि सामने वाली पार्टी सरकार में आ सकती है तो फिर पुराना घर गंदा लगने लगता है। अब सबसे पहले आपको एड़ा बन के पेड़ा खाना सिखा देते हैं। इसके बाद सत्यपाल मलिक जी की बात करेंगे, जो उन्होंने 2024 की चुनाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। करीबन 10 साल पहले के वक्त में लौट जाइए और याद करिए किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल नाम के ये व्यक्ति अन्ना हजारे के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है और परम ईमानदार लोग उस सरकार से लड़ रहे हैं। और अब भारत बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने लगातार उस वक्त की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को टारगेट किया और कहा कि उनके घर में 10-10 ऐसी चलता है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यहां तक वादा किया था कि सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। इसके साथ ही तमाम तामझाम की बातें की थी, मगर जैसे ही कुर्सी मिली सारी विचारधारा पलट गई। आम आदमी बनकर किस तरह से खास आदमी का जीवन जिया जाता है, इसका परफेक्ट उदाहरण अरविंद केजरीवाल के रूप में आपके सामने है। वैसे ये काम सारे नेता करते हैं, ये अलग बात है कि वो आम आदमी होने का ढोंग नहीं करते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने पुराने घर के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपया खर्च किया। इस खबर की पूरी डिटेल गोदी मीडिया ने भरपूर दिखाई थी और बताया था कि किस तरह से कितने लाख का पर्दा है, कितने करोड़ की टाइल्स है और कितने का बेसिन है। चूंकि मामला विपक्ष के नेता का था तो गोदी मीडिया ने अच्छे से दिखाया, बहुत अच्छे से दिखाया। लेकिन अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मामला सिर्फ 45 करोड़ का नहीं है, यह मामला है 171 करोड़ रुपए का।
यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के महल को लेकर 45 करोड़ खर्च नहीं हुए बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च हुए। कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल का जो बंगला निर्माणाधीन है उसके आसपास 22 अधिकारियों के फ्लैट हैं जिन्हें तोड़ा गया और खाली करवाया गया। दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में करीब 126 करोड़ की लागत से 21 फ्लैट खरीदे हैं। इन आरोपों से जहां तक समझ में आता है कि जिस तरह से पीएम मोदी तस्वीर खिंचाते समय आसपास किसी को नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, उसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपने घर के आसपास किसी को नहीं चाहते। सवाल यह है कि ये 171 करोड़ रुपया किसका है? क्या यह पैसा अरविंद केजरीवाल जी अपने गांव से खेती करके लाए थे? बिल्कुल नहीं, यह पैसा दिल्ली की आम जनता का है। हमने आपको कई बार बताया है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के रास्ते पर चलते हैं। आम आदमी के टैक्स की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार के प्रचार प्रसार पर खर्च करने की बात हो, लुटाने की बात हो या फिर एड़ा बन के पेड़ा खाने की बात हो। याद करिए, जिस वक्त कोविड-19 के समय भारत की ज्यादातर आबादी खाने को मोहताज थी, संभवतः उसी वक्त पीएम मोदी के लिए 12 करोड़ की नई कार खरीदी गई थी। हजारों करोड़ की लागत से दिल्ली में नए संसद भवन और उसके आसपास की बिल्डिंगों का निर्माण किया गया। 8,500 करोड़ रुपए का नया प्लेन खरीदकर लाया गया उस देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा रहते हैं। इतना जबरदस्त निर्माण चल रहा है नंबर 1 दिल्ली और नंबर 1 भारत बनाने का, विश्व गुरु बनने का। वहीं दिल्ली में पहलवान बेटियों के समर्थन में किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा है और जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार पहलवान बेटियों को नजरअंदाज करते हुए अपने आरोपी और माफिया सांसद को बचा रही है, ऐसा लग रहा है कि अब देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहीं अब चारों तरफ से यह सवाल भी उठने लगा है कि मणिपुर में इतनी जबरदस्त हिंसा चल रही है, जम्मू कश्मीर में जवानों की मौत हो रही है, लेकिन पीएम मोदी कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उनको देश की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया था कि किस तरह से सरकार की लापरवाही की वजह से पुलवामा घटना हुई जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए। यदि मोदी सरकार ने समय पर 5 हवाई जहाज दे दिए होते तो आज भी हमारे देश के 40 जवान जिंदा रहते। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब पीएम मोदी से फोन पर बताया गया कि यह घटना सरकार की लापरवाही से हुई है, हमारे जवान सरकार की वजह से मरे हैं, तो पीएम मोदी ने कहा कि अभी चुप रहो। कल्पना करके देखिए यह मामला कितना ज्यादा संदेहास्पद है, मगर पूरे के पूरे गोदी मीडिया में कहीं भी इसकी कोई चर्चा नहीं है। क्या यह देश का गोदी मीडिया और बीजेपी नेताओं के चरित्र का पर्दाफाश नहीं है कि इतने बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, जिसे लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और स्वयं पीएम मोदी ने खुलकर जनता से वोट मांगा था जवानों की शहादत के नाम पर, मगर अब उसी मामले में जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक ताजा इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक से जब यह पूछा गया कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा वाली घटना हुई, इसके बाद सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह का कुछ किया जा सकता है? इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने कहा कि बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। ये लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। राजनीति तो लाशों पर ही की जाती है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि ये लोग किस स्तर पर जा सकते हैं? यदि आप कुछ सोच पाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले क्या क्या किया जा सकता है और किस स्तर तक गिरा जा सकता है। वैसे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2019 का लगभग जीता हुआ चुनाव जीतने के लिए यदि पुलवामा जैसा मामला सामने आ सकता है तो 24 की लड़ाई तो बहुत ही कठिन नजर आ रही है। अब कितना बड़ा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। हम किसी पर कोई आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। वहीं इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने फिर से दोहराया कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है, अपना भ्रष्टाचार अच्छा लगता है, दूसरों वाले से दिक्कत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने उनका घर, उनकी सुरक्षा सब कुछ छीन लिया है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जनता के मुद्दों पर बोलता हूं और मोदी सरकार चाहती है कि सत्यपाल मलिक को कोई मार दे। अब पहले मैं आपको उस हमाम में लेकर चलता हूं जहां पर सारे राजनीतिक दल नंगे होते हैं। इसके बाद पीएम मोदी की वो बात बताएंगे जो बोलकर उन्होंने बहुत ही गड़बड़ी कर दी है। अनेक राजनीतिक दल अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि सामने वाली पार्टी अपराधियों को बढ़ावा दे रही है, मगर जब आप इनके उम्मीदवारों की सूची देखेंगे और उन पर दर्ज अपराधों की सूची देखेंगे तो पता चलेगा कि सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक चुनाव में पिछली बार यानी 2018 में कांग्रेस ने 59 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया था और इस बार 122 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। वहीं बीजेपी ने 2018 में 83 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया था और इस बार वो आंकड़ा 96 का हो गया है। यानी पिछली बार की तुलना में दोनों ही दलों ने ज्यादा अपराधियों को टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस ने दागी उम्मीदवारों की तरफ ज्यादा ही रुझान दिखा दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस ने एक कॉल रिकॉर्डिंग जारी करते हुए बताया था कि देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने की साजिश बीजेपी वाले रच रहे हैं और उसमें भाजपा के एक उम्मीदवार द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष को गंदी
गंदी गालियां दी जा रही थी, ऐसा दावा कांग्रेस ने किया था। इसे लेकर आज राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपने भाषण के दौरान बोला कि आखिर पीएम मोदी इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में तमीज से बात करने की नसीहत तक दे डाली बीजेपी नेताओं को, और कहा कि जब बीजेपी के लोग हमारे नेता की हत्या करने की बात करते हैं तो पीएम मोदी को इस बारे में बोलना चाहिए, वो चुप क्यों है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आतंकवाद की परिभाषा बीजेपी के लोग हमें कैसे सिखा सकते हैं। हमारे परिवार के, हमारी पार्टी के 2 प्रधानमंत्री और 1 मुख्यमंत्री आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं। हम अच्छे से जानते हैं आतंकवाद का रूप क्या होता है। वहीं पीएम मोदी ने आज चुनाव के आखिरी दिन भाषण देते हुए गजब गजब की बातें कही। पिछली वीडियो में हमने सवाल किया था कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की याददाश्त कमजोर है। राजीव गांधी की सरकार की 85% कमीशन वाली बात को जनता को याद दिलाया गया, मगर अपनी सरकार के ऊपर लग रहे 40% कमीशन के टैग को पीएम मोदी ने नजरअंदाज कर दिया। उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि दशकों पहले वाले मामले को जनता याद करे या फिर जो सामने है उसको याद करे, उसको देखा जाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ग्रुप सी और डी में हमने इंटरव्यू खत्म करके भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जबकि सवाल यह खड़ा होता है कि साल 2019 में रेलवे में ग्रुप डी के पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी, अभी तक नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाई है। ऐसा लग रहा है कि सरकारी भर्तियां पंचवर्षीय योजना बनकर रह गई हैं। वैसे कितना अच्छा होता कि लगे हाथ पीएम मोदी सी और डी में कितनी भर्तियां दी गई, कितनी नौकरियां दी गई, ये भी बता देते। पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी कही, मगर दिल्ली में देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान भाजपा सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरना दे रही हैं। उस मामले में पीएम मोदी अब तक कुछ नहीं बोल पाए हैं, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर गालियों का जो विष उड़ेला है उसे सहने की ताकत लेने के लिए मैं मंदिर जाने वाला हूं। मगर जो सबसे गंभीर बात उन्होंने कही कांग्रेस के लिए, उसे जरा ध्यान से सुनिए। और जिस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया है सोचकर भी हंसी आती है। पीएम मोदी ने कह दिया कि गांधी परिवार एक शाही परिवार है और मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। इसको कहने से पहले उन्होंने लंबी चौड़ी भूमिका बनाई थी, अब उतनी लंबी चौड़ी भूमिका हम नहीं बना सकते। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि गांधी परिवार ने और कांग्रेस के लोगों ने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए कहा है कि वो लोग कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। और इसे समझाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उसे संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग करना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतने ऊपर तक चली जाएगी। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या पीएम मोदी को संप्रभु शब्द का अर्थ अच्छे से मालूम नहीं है? क्या यह संभव है कि भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी भारत के किसी राज्य को भारत से अलग करना चाहे? कम से कम इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाने से पहले हजारों बार सोचना तो चाहिए। वैसे कौन सी पार्टी क्या कर सकती है यह अलग का मामला है। सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई राजनीतिक दल भारत के किसी राज्य को भारत से अलग करना चाहेगा तो उस वक्त केंद्र की सरकार क्या कर रही होगी? क्या वो घंटा बजा रही होगी? क्या केंद्र की मोदी सरकार इतनी नपुंसक है, इतनी कमजोर है कि वो अपने एक राज्य को बचा नहीं पाएगी? क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाने से कर्नाटक भारत से अलग हो जाएगा? क्या आपको ये सारी बातें संभव लगती हैं? संप्रभु शब्द का जो सीमित अर्थ बताते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ऐसा हास्यास्पद आरोप लगाया, सच में यकीन नहीं होता कि वो सामने वाली पार्टी को घेर रहे थे या फिर अपनी कमजोरी बता रहे थे। हाल ही में द केरला स्टोरी को लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उसमें भी सवाल यह था कि केरला स्टोरी में जो दावे किए जा रहे हैं, हालांकि उन दावों का कोई आधार नहीं है, हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, मगर फिर भी यदि उसे सही भी मान लिया जाए तो जिस वक्त केरला में यह सब कुछ हो रहा था, केंद्र में पीएम मोदी की सरकार थी, मोदी सरकार थी, तो फिर इसके लिए कांग्रेस कहां से जिम्मेदार हो जाती है? लेकिन पीएम मोदी के लगातार दिए जा रहे भाषणों को देखकर ऐसा लगता है कि राजनीतिक दिशा और दशा पलटने वाली है। इसकी आशंका उनके भीतर भी पनप चुकी है। उन्हें भी इस बात का एहसास होने लगा है कि कर्नाटक में राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है और जब सब कुछ दांव पर हो तो कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ भी आरोप लगा दिया जाए, किसी भी शब्द का कोई भी मतलब निकाल लिया जाए, सब चले बुल है। वैसे आने वाले 4-5 दिनों में कर्नाटक चुनाव भी हो जाएगा और परिणाम भी आ जाएंगे और कर्नाटक चुनाव का परिणाम आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करेगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।